नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केमिस्ट्री की दूसरी क्लास में। फर्स्ट क्लास में हमने बोर का मॉडल, डी ब्रोगली की समीकरण और हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत को देख लिया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लांक की क्वांटम अवधारणा। चलिए शुरू करते हैं। प्लांक के अनुसार ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु की ऊर्जा क्वांटीकृत रहती है, अतः दो वस्तुओं के मध्य ऊर्जा का आदान प्रदान एक असतत प्रक्रम होता है जो ऊर्जा के सूक्ष्म इकाइयों या पैकेटों के माध्यम से संपन्न होता है। और ऊर्जा की यह सूक्ष्म इकाई ही प्रोटॉन या फिर इसे ही हम क्वांटा कहते हैं, जिसकी ऊर्जा उसके स्रोत की कंपन आवृत्ति के समानुपाती होती है। यानी प्लांक समझाना चाह रहा है कि जब भी एक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करती है तो वह सूक्ष्म इकाइयों या पैकेटों के माध्यम से होती है। और ये छोटी छोटी इकाइयां या पैकेट्स ही क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। क्या होंगे? प्रोटॉन या प्रोटॉन कहते हैं या क्वांटा कहते हैं। ठीक है, क्वांटा या प्रोटॉन होती है। और जो इनकी एनर्जी होती है, इनकी एनर्जी समानुपाती होती है उस स्रोत की कंपन आवृत्ति यानी म्यू के। ठीक है, अब यहां से समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ एक प्लांक स्थिरांक आ जाएगा h, तो E बराबर h म्यू हो जाएगा। और हम जानते हैं कि म्यू बराबर क्या होता है? c अपॉन लेमडा। तो c अपॉन लेमडा का मान रख देंगे तो E बराबर h c अपॉन लेमडा। अब यहाँ 1 अपॉन लेमडा जो लिखा हुआ है उसको हम म्यू बार मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि 1 अपॉन लेमडा के रूप में हमें म्यू बार के रूप में समीकरण को बनाना है। तो E बराबर क्या हो जाएगा? एच सी ऐसे कैसे होगा और म्यू बार। ठीक है, तो हमारी समीकरण क्या आ गई एनर्जी की? तो E बराबर एच सी म्यू बार। ठीक है, समीकरण नंबर 3 आपको दिख रही होगी। ठीक है, और एक और बात बता दूं आपको, अगर मैं इस समीकरण को एनर्जी की समीकरण को लिखना चाहता हूं, क्या कि एनर्जी की समीकरण जो प्रोटॉन होते हैं वह हमेशा एक पूर्ण संख्या में होते हैं। यानी जब भी ये पैकेट्स इकाई के पैकेट्स होंगे वो प्रोटॉन की अंक क्या होंगे? एक पूर्ण होंगे। ऐसे नहीं है कि आधा प्रोटॉन जा रहा है, 1/2 एच म्यू जा रहा है, नहीं। प्रोटॉन हमेशा एक पूर्ण संख्या या तो 1 होंगे या 2 होंगे, 3 होंगे, 5 होगा, 10 होगा, ऐसे होगा। ऐसे नहीं है कि 10.5 जा रहे हैं, 12.5 जा रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। एक पूर्ण संख्या होगी, इसलिए हम इसके आगे क्या लगाते थे? एन। तो एन एच म्यू हो जाता है। ठीक है, जो हमारी समीकरण नंबर 2 दर्शा रही है। क्या कर रही है समीकरण नंबर 2? कि प्लांक के अनुसार किसी भी वस्तु में उत्सर्जित या अवशोषित की गई ऊर्जा का कुल मान समान एक प्रोटॉन की ऊर्जा का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, यहाँ प्रोटॉन नहीं है, प्रोटॉन है। ओके, इसे सही कर लेंगे। यहाँ प्रोटॉन नहीं, प्रोटॉन आएगा। ओके, ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है हमारा श्रोडिंगर समीकरण। समीकरण क्या है? श्रोडिंगर तरंग समीकरण। द्रव्य कणों के व्यवहार की व्याख्या करने के लिए श्रोडिंगर ने कणों की देह प्रकृति पर विचार करते हुए द्रव्य तरंग के लिए द्वितीय कोटि की एक अवकल समीकरण की व्युत्पत्ति की, और इस समीकरण को ही हम श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहते हैं। यानी श्रोडिंगर जी थे और श्रोडिंगर जी ने क्या कहा कि जो भी कण होता है, द्रव्य कण होता है, वह कणीय प्रकृति भी दिखाता है, ये आपको भी पता है, और तरंगीय प्रकृति भी बताता है। तो इन दोनों के लिए इन्होंने एक द्विघातीय अवकलन समीकरण या द्वितीय कोटि की अवकलन समीकरण को व्युत्पन्न किया, और वह समीकरण हमारी क्या कहलाती है? श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहलाती है। ठीक है, अब इसे क्लियर कर देते हैं और श्रोडिंगर समीकरण को व्युत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो श्रोडिंगर समीकरण थी हमारे ये डी, क्या लिखेंगे हम? श्रोडिंगर समीकरण का त्रिविम विस्तार रूप। यानी त्रिविम विस्तार का मतलब होता है एक्स वाई और जेड में, एक्स वाई और जेड अक्ष तीनों में। ये कार्तीय निर्देशांक की, इसके बाद हम इसको ध्रुवीय निर्देशांक में भी लिखेंगे, आर थीटा और फाई में। ठीक है, तो समीकरण क्या होगी? अब समीकरण को लिखना कैसे, याद कैसे करना है? तो डी स्क्वायर बटे डी एक्स स्क्वायर एक्स अक्ष में लिख दिया, उसके बाद डी स्क्वायर बटे डी एक्स स्क्वायर ये हमने वाई अक्ष में लिख दिया, वाई होगा। उसके बाद डी स्क्वायर बटे डी जेड स्क्वायर ये हमने जेड अक्ष में लिख दिया।
उसके बाद प्लस 8 पाई स्क्वायर यम बटे एच स्क्वायर, क्या आएगा 8 पाई स्क्वायर यम बटे एच स्क्वायर माइनस कोष्टक ई माइनस वी, ठीक है। उसके बाद यहाँ जगह नहीं है तो इधर लिख देंगे बराबर 0। अब इस पर जो फलन होगा वो साइन होगा, फलन क्या मानेंगे हम साइन को, तो प्रत्येक जगह साइन लगा देंगे, साइन साइन साइन, और इसके पीछे भी लगा देंगे साइन, ई माइनस वी साइन है, ठीक है ठीक है। अब आपने देखा भी होगा कि डी अपॉन डी टी करते हैं तो हम यहाँ एक फलन तो लेते हैं या तो एक्स लेते हैं, है ना, तो ये फलन, ये यहाँ फलन हमने क्या मान रखा है साइन, इसे क्या बोलेंगे साइन, ओके ओके। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1, ये वाली। अब देखते हैं आगे, जिसे अब थोड़ा एडजस्ट करेंगे, तो एडजस्ट कैसे करेंगे, यहाँ साइन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इस साइन को हम कॉमन ले लेंगे, यानी डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, कोष्टक हमने क्या लिया फलन को बाहर ले लिया, प्लस 8 पाई स्क्वायर यम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी पाई बराबर 0 हो गया, ठीक है। अब जो ये समीकरण है ये वाला एक्स वाई जेड फलन, अब ये क्या है परिवर्तन, आपको पता होगा कि अवकलन क्या दिखाता है परिवर्तन को, डी अपॉन डी टी क्या दिखाता है परिवर्तन को। अब परिवर्तन यहाँ एक्स वाई जेड में कोटि में है तो इसको हम क्या लिख देंगे डेल्टा स्क्वायर लिख देंगे इस वाले को, और 5 हो गया। उसके बाद समीकरण को ऐसे कैसे लिख देंगे 8 पाई स्क्वायर एम बटे एच स्क्वायर ई माइनस वी साइन साइन है सॉरी साइन बराबर 0। ये हमारी समीकरण नंबर 2 हो गई, इसे समीकरण नंबर 2 दे देंगे। अब यहाँ देख लेना आप कि जो हमारा साइन है वो साइन होता है द्रव्य तरंग का आयाम या तरंग फलन, और जो यम है वह कण का द्रव्यमान है, और ई कण की कुल ऊर्जा है, और वी कण की स्थितिज ऊर्जा है, और एच क्या है प्लांक स्थिरांक है, ओके, ये सबको आप देख लेंगे। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हमने ये डेल्टा लिखा था वो डेल्टा क्या है मैंने आपको बता ही दिया कि ये जो पूरा फलन था वो हमारा डेल्टा था। अब समीकरण 2 को हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं, कैसे, देखिए ये डेल्टा ही है, ये पता नहीं क्यों इन्होंने चेंज कर दिया, ये क्या रहेगा ये डेल्टा स्क्वायर ही रहेगा, डेल्टा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे इसे और एडजस्ट करेंगे, कैसे एडजस्ट करना है कि इसको एक तरफ रखना है इसको उधर भेज देना है, तो डेल्टा स्क्वायर साइन बराबर होगा माइनस, ये प्लस वाला है तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साइन बराबर 0, ठीक है। अब हम इस वाले भाग को भी क्या कर देंगे इधर भेज देंगे, तो क्या होगा एच स्क्वायर बटे माइनस को भी भेजना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पक्षांतर नहीं कर रहा, यहाँ कर रहा हूँ मैं वज्र गुणा, यानी नीचे वाले को ऊपर लिख रहा हूँ, और 8 पाई स्क्वायर यम यानी माइनस का माइनस ही रहेगा, डेल स्क्वायर साइन बराबर ई माइनस वी साइन हो गया, ठीक है। ये बराबर 0 थोड़ी आएगा यहाँ, ठीक है, ये नहीं आएगा, ये हो गया हमारे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, जो इसको अलग अलग कर लेना, क्या करेंगे इसे अब इससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो ई साइन माइनस वी साइन एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर साइन हो गया। अब इस जो वी वाला है वी वाले को इधर भेज देंगे, तो इधर क्या बचेगा एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर यम डेल स्क्वायर साइन, माइनस का इधर आएगा तो प्लस का वी साइन हो गया, ठीक है। उसके बाद ई साइन हो गया, अब यहाँ साइन है यहाँ भी साइन फलन है तो पूरे फलन को एक साथ ले लेंगे, तो माइनस एच स्क्वायर क्या होगा, इसको थोड़ा नीचे लेना, तो माइनस एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस वी, ठीक है, और ये साइन फलन हमने बाहर ले लिया, ई बराबर साइन हो गया। अब
जो ये आपको कोष्टक में दिख रहा है, ये वाला भाग, इस वाले भाग को हैमिल्टनी संकारक कहते हैं। क्या कहेंगे? हैमिल्टनी संकारक। तो इसे क्या करेंगे? माइनस एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस वी, यह है हमारे हैमिल्टनी संकारक। तो इसे कहते हैं हैमिल्टनी संकारक। अब इसकी जगह रख देंगे एच साइन बराबर ई साइन, इसे कैप बोलते हैं, आपको पता भी होगा, 12th में बहुत सी बार आती है। ठीक है, तो एच कैप साइन बराबर ई साइन हो गया। तो हमारी समीकरण हैमिल्टनी रूप में आ गई, यानी इसे इस समीकरण को हम कहते हैं क्या, ये बहुत से बार पेपर में इसी रूप में आ जाती है कि श्रोडिंगर समीकरण को हैमिल्टनी रूप में लिखिए। तो बस यहाँ तक ये एच कैप साइन बराबर ई साइन तक आपको ये श्रोडिंगर समीकरण को व्युत्पन्न करना रहता है। ठीक है, ये याद रख लेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? समीकरण की श्रोडिंगर समीकरण का हैमिल्टनी रूप हो गया। हैमिल्टनी कारक को भी आप डायरेक्ट भी याद रखेंगे क्योंकि ये 2 नंबर में आ जाता है। ओके, उसके बाद अब जो समीकरण थी हमारी वो कार्तीय निर्देशांकों में थी। अब कार्तीय निर्देशांक क्या है? यानी एक्स वाई और जेड रूप में थी। उसके बाद एक जो निर्देशांक होते हैं वह आर थीटा और फाई में भी होते हैं और इनको हम कहते हैं ध्रुवीय निर्देशांक। क्या कहेंगे? ध्रुवीय निर्देशांक। तो अब हम हमारी जो समीकरण थी कार्तीय से हम किस में बदलेंगे? ध्रुवीय निर्देशांक में। तो ध्रुवीय निर्देशांक में हमारी समीकरण क्या होगी? जो फर्स्ट समीकरण थी मैंने डायरेक्ट लिखी थी कि डी स्क्वायर बटे डी एक्स स्क्वायर, ऐसे करके मैंने पूरी समीकरण को, इसी प्रकार हम जो हमारी कार्तीय ध्रुवीय निर्देशांक वाली समीकरण है उसको लिखूंगा। ठीक है, मैं पहले इसे क्लियर कर लेता हूँ। देखिए मैं इसमें पूरा करा रहा हूँ आपके लिए, कुछ भी छूटेगा नहीं। मैंने आपसे फर्स्ट में भी कहा था कि पूरा 70 नंबर का नहीं, पर 65 नंबर का मैं आपसे वादा करता हूँ कि यहाँ से ही मिलेगा। ठीक है, तो हम पहले श्रोडिंगर समीकरण को देखते हैं, ये बातें तो होती रहेगी। तो श्रोडिंगर समीकरण को लिखने का भी एक तरीका होता है, कैसे याद रखना होता है वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि ये समीकरण देखेंगे कितनी बड़ी है। तो ध्रुवीय निर्देशांक में श्रोडिंगर समीकरण, तो 1/r²। ठीक है, अब यहाँ भी द्विकोटि की लिखनी है हमें, किसकी? द्विकोटि की लिखनी है, इसको अवकलन समीकरण को। तो 1/r² डेल अपॉन डेल आर, फिर r² डेल साइन बटे डेल आर, प्लस 1/r² साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा डेल साइन बाय डेल थीटा, प्लस इधर लिख देता हूं मैं यहाँ से, प्लस 1/r² साइन थीटा डेल स्क्वायर साइन बाय साइन डेल फाई स्क्वायर, प्लस 8 पाई स्क्वायर, यहाँ आ गया म्यू, म्यू अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी बराबर 0, यहाँ आएगा हमारा साइन। ठीक है, साइन फलन है तो साइन तो आएगा। जहाँ जो हमने ये साइन ये म्यू लिखा क्योंकि वहाँ द्रव्यमान यम के रूप में दर्शा रखा था, यहाँ म्यू है, ये इसे हम कहते हैं सम्मानित द्रव्यमान। तो सम्मानित द्रव्यमान कहते हैं। और यहाँ हम देखेंगे कि 2 कण होंगे, तो 2 कणों के लिए m1 और m2 होगा। तो सम्मानित द्रव्यमान के लिए कण 1 का और कण 2 का द्रव्यमान को मल्टीप्लाई करो, m1 इंटू m2 बटे m1 प्लस, अब जोड़ दो और भाग दे दो, m1 m2 का भाग, ये हमारा सम्मानित द्रव्यमान होता है। अब याद कैसे रखनी है कि यहाँ 2 चीजें याद रखनी है, r² आएगा और साइन थीटा आएगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ द्विघात समीकरण है, तो पहले r वाले में तो r का ही जाएगा। देखिए r का ही तो अवकलन होगा, तो r वाली को लिखना है तो 1/r² लिख दिया, और यहाँ भी r² एक बार हमने अंदर लिख दिया। उसके बाद 1/r² साइन थीटा, तो यहाँ केवल साइन थीटा थीटा का होगा, तो यहाँ 1/r² यहाँ भी था, 1/r² यहाँ भी है, 1/r² यहाँ भी है। अलग कलर से बताता हूँ, 1/r² यहाँ भी है, 1/r² यहाँ भी है, और 1/r² यहाँ भी है। उसके बाद फिर साइन थीटा बाहर है और एक अंदर है, फिर इसमें केवल बाहर है, और कुछ भी याद नहीं रखना, और तो सब सेम है। ठीक है, लास्ट वाले में केवल m का चेंज है, m की जगह क्या है गया, म्यू हो गया। ओके, तो ये हमारी श्रोडिंगर समीकरण होगी ध्रुवीय रूप में। ठीक, अब क्या कहता है कि जो साइन, वह साइन स्क्वायर की भौतिक सार्थकता। अब हम इसकी फिजिकल जो
सार्थकता है उसको जानेंगे। ये क्या होता है, यहाँ आएगा यार म्यू। ठीक है, किसी द्रव्य कण से संबद्ध द्रव्य तरंग के आयाम को साइन के रूप में व्यक्त किया जाता है, जो उस कण का तरंग फलन भी कहलाता है। और मैंने आपको बताया था कि ये एक फलन है और यही हमारा क्या है, तरंग फलन साइन, जो आयाम को व्यक्त करता है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे क्या है, कण की श्रोडिंगर समीकरण के हल करने पर जो साइन है उसके अनेक मान प्राप्त होते हैं, जिनमें हमें जो तरंग होगी वह सतत भी नजर आएगी, परिमित भी नजर आएगी और एकल मानी भी हमें हल प्राप्त होंगे। यानी जब हम इस श्रोडिंगर समीकरण के साइन को सोल्व करेंगे तो साइन से हमें एक तो सतत भी मिलेगा, कौन, एक तो हमें सतत भी मिलेगा, मान सतत भी, यानी जो फलन होगा वह, यानी फलन की जो तरंग होगी वो सतत भी चलेगी। उसके बाद एक परिमित भी होगी, परिमित परिमित भी होगी, यानी ऐसा नहीं है कि चलती जा रही है। परिमित का मतलब है कोई आयाम है वो फिक्स आयाम होगा, यानी आयाम फिक्स होगा। उसके बाद एक हमें एकल मानी भी, जहां पर साई का मान केवल कितना आना चाहिए, एक मान ही आए। ठीक है, इन सबको हम देखेंगे। ये हमने जो चित्र बना रखे हैं उसी के ये, तो देखते हैं। एकल मानी हल भी प्राप्त होंगे, सुपरिभाषा या सुव्यवहारिक तरंग फलन के रूप में स्वीकारा गया है। और जो साई है इन भौतिक गुणों को निम्न प्रकार प्रस्तुत होते हैं। देखिए, ये है पहले पहले वाले जो चित्र हैं वो सतत साई के, यानी जब साई की वैल्यू क्या आनी चाहिए, फलन में सतत, सतत वैल्यू सतत नहीं है, यानी यहाँ जो तरंग है वो सतत चलेगी। ठीक है, ये देखिए, आपने स्पष्ट चित्र में देख रहे होंगे कि मैं इधर समझा देता हूँ आपको, ये हमारा एक्स अक्ष है। ठीक है, जहां पर अब यहाँ एक्स अक्ष नहीं लेंगे, यहाँ क्या है हमारे ध्रुवीय रूप में देख रहे हैं आर थीटा और पाई के रूप में, तो ये हमारा आर वाला है। ठीक है, तो इसमें जब तरंग चलेगी तो तरंग एक सतत रूप से चलेगी। सतत का मतलब होता है लगातार, यानी जो हमारी ये तरंग चल रही है वो लगातार है और ये ऐसे ही चलती रहेगी, कहाँ तक, अनंत तक, यानी ये सतत फलन हो गया। तो फिर असतत क्या होगा, असतत यानी बीच में ब्रेक हो जाना, यानी ये सतत न होकर अब ये यहाँ से चली 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 यहाँ तक चली, फिर यहाँ से ब्रेक हो गया और यहाँ तक कोई मान ही प्राप्त नहीं है, फिर उसके बाद चल गई, उसके बाद फिर चली, फिर यहाँ से ब्रेक हो गया, तो ऐसी ब्रेक हो गया, यानी ये बीच में क्या हो गया, अनकंटिन्यूअस हो गया, यानी लगातार नहीं चल रहा, तो इसे कहेंगे असतत फलन। ठीक है, तो ये सतत भी हो गया और असतत भी हो गया। उसके बाद हमारा ये क्या होता है कि परिमित, परिमित के बारे में देखेंगे कि परिमित क्या होगा, अपरिमित क्या होगा। ठीक है, मैं इसे थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया, ये परिमित। ठीक है, ठीक क्या हो गया यार, ठीक है, परिमित साइन। परिमित साइन में क्या होगा कि जो इसका आयाम है वो आयाम फिक्स होगा, यानी ये हमारा आर है और इसमें जो ये तरंग चलेगी तो इसका आयाम क्या होगा, फिक्स होगा, ये वाला आयाम क्या होगा, परिमित होगा। तो ये जो तरंग बनेगी वो एक परिमित बनेगी। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, परिमित तरंग फलन कहेंगे। उसके बाद अपरिमित क्या होगा, अब जब ये इसके आयाम डिसाइड ही नहीं कर पाए, यानी जैसे यहाँ से चला तो इसके आयाम तो फिक्स हैं, इसके बाद इसका भी फिक्स है, उसके बाद ये चल गया अनंत पर ऐसे, उसके बाद फिर यहाँ से शुरू हुआ ये वाला। अब इसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कितना मान है, कितना परिमित है, आयाम कितना है, क्योंकि ये तो समांतर हो गया और समांतर हो गया तो ये आगे नहीं मिलेगा, तो पता नहीं कितने मान होंगे, यानी ये क्या हो गया, अपरिमित साई हो गया, यानी तरंग फलन हो गया। उसके बाद एकल मानी, जिस पर एक ही एक मान आए। अब देख सकते हैं आप तीसरा वाला पॉइंट नंबर 3, इसमें क्या है, ये हमारा आर निर्देशांक हो गया। अब यहाँ जो ये तरंग चल रही है वो ऐसे चलेगी, ये से, इसमें क्या है कि वैल्यू क्या आएगी, एक की वैल्यू आएगी ये से। ठीक है, तो इसे कहेंगे हम बहुमानी। ठीक है, अब यहाँ देखिए वैल्यू इस पर अलग आएगी, इस पर अलग आएगी, इस पर अलग आएगी, ये बहुमानी फलन है, तो ये हमारा साइन क्या हो गया, बहुमानी। और एकल मानी में क्या होगा, जिस पर वैल्यू केवल एक आए,
ऐसे। अब इस पर जो एम्पियर है वो सेम रहेगा, इस पर भी सेम रहेगा, तो इनकी वैल्यू क्या आएगी? 1। तो 1 वैल्यू आएगी तो इसे कहेंगे एकल मानी। ठीक है, एकल मानी हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं हमारे, अब अभी श्रोडिंगर समीकरण समाप्त नहीं हुई है, अभी हम श्रोडिंगर समीकरण के आधे पे ही हैं। अभी श्रोडिंगर समीकरण बहुत बड़ी है, पर वो क्या है, टुकड़ों में देता है, परीक्षाओं में टुकड़ों में आता है, जैसे हैमिल्टनी श्रोडिंगर समीकरण का हैमिल्टनी रूप दर्शाइए इनके बारे में। अब हम देखते हैं, अब इनको प्रायिकता से जोड़ा गया। तो जो किसी भी द्रव्य कण के लिए तरंग फलन के वर्ग यानी साइन के वर्ग को प्रायिकता घनत्व के रूप में परिभाषित किया गया। तो देखा गया कि प्रायिकता घनत्व यानी P साइन स्क्वायर के मान के बराबर है। ठीक है, तो P बराबर क्या हो गया? P बराबर साइन स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे आप किसी परमाणु में देखेंगे, जैसे मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन वाला ये परमाणु है हमारा, और ये इलेक्ट्रॉन है। अब ये यहाँ क्या है, एक्स वाई जेड, ये आर थीटा फाइव वाला अक्ष होगा, एक्स, ये आर वाला होगा, ये थीटा वाला होगा, अरे सामने क्या होगा, ये 2D है, 3D में देखेंगे तो क्या होगा, ये वाई होगा। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन जहां होने की संभावना ज्यादा है, मान लो इस जगह है, तो इस जगह पर जो हमारा साइन स्क्वायर है इसकी वैल्यू क्या होगी, अधिक होगी। और जहां साइन स्क्वायर की वैल्यू अधिक होगी वहां इलेक्ट्रॉन की होने की संभावना ज्यादा है। अरे जैसे एक बच्चा है, एक बच्चा है, अब उसके, अब आप आपको कहे कि वो उसके घर के पास, उसके पास ज्यादा संभावना है या कहीं दूर ज्यादा संभावना है, घर से दूर, तो आप कहेंगे कि हाँ उसके पास संभावना ज्यादा है। यानी आप फाइव स्क्वायर में, साइन स्क्वायर में देखेंगे, साइन के स्क्वायर की परमाणु में वैल्यू कहाँ है, अगर यहाँ साइन स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ज्यादा है, और यहाँ क्या होगी, यहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना कम है, तो यहाँ साइन स्क्वायर की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। आप देख सकते हैं कि प्रायिकता घनत्व का मान त्रिविम में, त्रिविम यानी आर थीटा फाई में किसी भी स्थान पर कण के पाए जाने की प्रायिकता या संभावना का माप होता है। जिस स्थान पर साइन स्क्वायर का मान अधिक होता है, मैंने कहा साइन स्क्वायर का मान जहां अधिक होगा उस स्थान पर कण के पाए जाने की संभावना भी अधिक होगी। अब यहाँ साइन स्क्वायर का मान अधिक है और यहाँ साइन स्क्वायर का मान क्या है, कम है। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या है, ज्यादा, और यहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या है, कम। हो गया, यही हमें दर्शाता है। उसके बाद प्रायिकता घनत्व हमेशा वास्तविक होता है। ठीक है, अतः यदि साइन काल्पनिक हो तो वास्तविक प्रायिकता प्राप्त करने के लिए हम साइन के सम्मिश्र संयुग्मी साइन स्टार से गुणा करा दीजिए। ठीक है, करा देंगे। कैसे, अब ये समझाना क्या चाहता है, आपको पता ही होगा, यानी आयोटा वाली संख्याएं क्या होती है, काल्पनिक। अब आप किसी कल्पना थोड़ी कर सकते हैं, बच्चा एक या तो हाउस के यहाँ होगा या दूरी के यहाँ होगा, तो हमेशा वास्तविक होगा। तो यानी प्रायिकता की वैल्यू हमेशा क्या होगी, वास्तविक होगी। ऐसा नहीं है कि कल्पना कर रहे हैं कि बच्चा होगा भी या नहीं होगा, नहीं, या तो हाउस के पास होगा या दूरी के पास होगा, पर होता होगा तो सही। यानी हमेशा संभावनाएं क्या होती है, यानी पॉसिबिलिटी क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। प्रायिकता क्या होगी, हमेशा वास्तविक होगी। पॉजिटिव अलग चीज है और वास्तविक अलग चीज है। पी क्या होगी, हमेशा वास्तविक होगी। अब अगर पी वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है, तो हम इसे क्या करेंगे, काल्पनिक से वास्तविक में लाने के लिए हम आयोटा वाली संख्या से मल्टीप्लाई करा देंगे। जैसे मान लो साइन हमारा a प्लस आयोटा b है, तो जो यहाँ आयोटा है यानी आयोटा आ गया संख्या में, संख्या में आयोटा आ गया यानी काल्पनिक है। और आप जानते हैं कि आयोटा बराबर क्या होता है, रूट माइनस का 1, और आयोटा स्क्वायर बराबर क्या होगा, माइनस का 1। तो साइन हमारा काल्पनिक है, अब इसे क्या करना है, वास्तविक में चेंज करना है, तो वास्तविक में चेंज करने के लिए हम साइन स्टार से क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई। अब साइन स्टार क्या होगा, a प्लस क्या होगा, आयोटा b। ठीक है, अब देखिए संयुग्मी, अब यहाँ मैंने एक चीज लिख रखी है इन्होंने, सम्मिश्र संयुग्मी। सम्मिश्र संयुग्मी क्या होगा, जैसे यहाँ साइन क्या है, पॉजिटिव में है। ठीक है, यहाँ साइन किस में है, पॉजिटिव में, तो इसका जो संयुग्मी होगा वो किस में होगा, नेगेटिव में। और ये अगर नेगेटिव में है तो ये किस में होगा, पॉजिटिव में। अब इनका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक, इनका मल्टीप्लाई करा दीजिए।
तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, साइन और साइन स्टार। तो P बराबर A प्लस आयोटा B मल्टीप्लाई होगा किससे, A माइनस आयोटा B से। संयुग्मी प्लस प्लस का नहीं होगा हमेशा, चेंज होंगे माइनस, यानी साइन क्या होंगे, चेंज। यदि प्लस का है तो अरे बाद में फोन करूंगा मैं, है ना, अभी। तो हमारा फलन क्या है, साइन साइन बराबर है A प्लस आयोटा B। तो इसका जो सम्मिश्र संयुग्म होगा वो क्या होगा, साइन स्टार बराबर A माइनस आयोटा B। यानी संयुग्मी स्टार हमेशा, संयुग्मी जो होगा वो हमेशा साइन चेंज वाला होगा। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, संयुग्म में ये बात याद रखनी है। अब हम इनका मल्टीप्लाई कराएंगे, तभी तो ये क्या बनेगा, ये क्या होगा, वास्तविक में जाएगा। यानी पॉसिबिलिटी P बराबर क्या होगा, साइन और साइन स्टार। ठीक है, तो P बराबर क्या होगा, A प्लस आयोटा B मल्टीप्लाई होगा A माइनस आयोटा B से। अब इनका गुणा कराएंगे तो A से मल्टीप्लाई होगा तो A स्क्वायर हो गया, प्लस B आयोटा B माइनस के आयोटा B से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस के आयोटा स्क्वायर B स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद A माइनस आयोटा B से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या आएंगे, आयोटा A B आएगा और एक आयोटा माइनस का A B आएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, इसे आयोटा को नीचे लिखते हैं। ठीक है, मैंने तो इसे जल्दीबाजी में लिख दिया। तो अब देखेंगे, मैंने बताया कि आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, ये आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, माइनस का एक, तो माइनस का एक रखेंगे यहाँ तो A स्क्वायर माइनस माइनस का B स्क्वायर। अभी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आ गया ना वास्तविक। बिना यानी बिना आयोटा वाली क्या होती है हमें यहाँ, वास्तविक वास्तविक संख्या होगी। ठीक है, ये हमारी पॉसिबिलिटी क्या हो गई, वास्तविक होगी, यानी संभावना या प्रायिकता क्या हो गई, वास्तविक। अब हम देखते हैं इसमें और क्या दे रखा है कि प्रायिकता घनत्व जो साइन स्क्वायर की सहायता से परमाणु कक्षक के निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। यानी अब परमाणु कक्षक पर मैंने यहाँ परमाणु कक्षक का उदाहरण लेकर बताया था, फिर से देख लेते हैं कि परमाणु में कहीं भी जहां पर साइन स्क्वायर का मान क्या हो, ज्यादा हो, यानी साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या हो, ज्यादा, यानी साइन स्क्वायर की अगर वैल्यू ज्यादा है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना भी ज्यादा होगी। यही लागू किया है इसमें हाइड्रोजन वाले पे, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ज्यादा, एज कंपेयर टू दिस हेयर, तो ये क्या होगी, यहाँ पर साइन स्क्वायर की वैल्यू कम होगी। ठीक है, साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या है, कम है, यहाँ की अपेक्षा कम होगी। यही इस परिभाषा में बोल रखा है, ये मैंने पहले भी समझा दिया था आपको कि किसी भी परमाणु में नाभिक के आसपास का वह त्रिविम क्षेत्र, ये त्रिविम क्षेत्र है पूरा एक्स वाई जेड वाला या आर थीटा फाई वाला, जिसमें इलेक्ट्रॉन के लिए साइन स्क्वायर का मान अधिकतम होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावनाएं अधिकतम होती है, वही परमाणु कक्षक कहलाता है। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु में श्रोडिंगर समीकरण। अब हाइड्रोजन परमाणु में श्रोडिंगर समीकरण का यूज करके देखते हैं कि क्या होगा। तो हाइड्रोजन परमाणु की सरल यानी नाभिक इलेक्ट्रॉन द्विकणीय तंत्र होता है, जिसमें एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, नाभिक के चारों ओर एक एकमात्र इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, ये तो आप सभी को पता होगा। यानी किस पर बात करेंगे हम, हाइड्रोजन परमाणु पर। इसको मैं क्लियर कर लेता हूं। ठीक है, हट जा भैया। देखिए, अब हम हाइड्रोजन परमाणु को समझते हैं। ये हमारा हाइड्रोजन होगा, जिसमें यहाँ एक प्रोटॉन होगा, तो मैं इसको प्रोटॉन लिख देता हूँ। ये हमारा एक प्रोटॉन होगा और ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अब हम श्रोडिंगर समीकरण में इसका यूज करके देखते हैं। और यहाँ आप देखेंगे क्या कि जो हाइड्रोजन परमाणु के लिए स्थितिज ऊर्जा है
तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा V बराबर होगा -1/4 पाई E स्क्वायर बटे R, समीकरण नंबर 1। ये किसकी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। ये हमारे हाइड्रोजन परमाणु की स्थितिज ऊर्जा हो गई। जहां जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट है माध्यम का पराविद्युतांक, माध्यम का पराविद्युतांक, पराविद्युतांक। आप सभी का होगा कि पराविद्युतांक क्या होता है? पराविद्युतांक होता है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, यानी ये है माध्यम का विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता बटा ये हो गया निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, ये निर्वात की विद्युतशीलता होती है और ये माध्यम की विद्युतशीलता होती है। ये दोनों से क्या बनता है? पराविद्युतांक बनता है, विद्युतांक बनेगा। ठीक है, परंतु यहाँ पराविद्युतांक किस तरह से रखा है? इससे। ठीक है, अब ये याद रखेंगे। उसके बाद इसको क्लियर कर लेते हैं यहाँ से और पेज को एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ जो जो द्रव्यमान दे रखा था वो द्रव्यमान म्यू था। ठीक है, तो म्यू क्या था? म्यू बराबर था m1 m2 बटे m1 प्लस m2। परंतु यहाँ तो एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होगा? mp, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मान लेंगे me। तो देखिए, तो म्यू बराबर क्या होगा? म्यू बराबर होगा mp इंटू me बटे mp प्लस me। हो गया? ठीक है, समीकरण नंबर 2 हो गई हमारी। उसके बाद हाइड्रोजन परमाणु में गतिशील इलेक्ट्रॉन के लिए श्रोडिंगर समीकरण। अब इस मान को, सभी मानों को क्या रख देंगे? श्रोडिंगर समीकरण में रख देंगे। ठीक है, तो श्रोडिंगर समीकरण क्या होगी? डी स्क्वायर साइन बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साइन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साइन बटे डी जेड स्क्वायर बराबर 8r स्क्वायर म्यू एच स्क्वायर। यहाँ आर नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? पाई होगा, पाई स्क्वायर होगा। ठीक है, ये क्या होगा? अब जो एक तो ई था हमारे पास और ये क्या था? एक माइनस में क्या था? वी। अब यह माइनस की वैल्यू, अब जो मैंने ये समीकरण नंबर 1 दे रखी है उस समीकरण 1 को रखेंगे, तो स्थिति ऊर्जा वी क्या हो गई? तो वी क्या है? लास्ट वाला भाग। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, यानी हमारी श्रोडिंगर समीकरण क्या थी? ई माइनस वी था ना? हाँ, तो क्या लिखेंगे? ई माइनस माइनस था वो जो समीकरण से आया, और एक माइनस यहाँ है। ठीक है, इस स्थिति ऊर्जा में तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, साइन बराबर 0। ये हमारी समीकरण नंबर 3 हो गई। ठीक है, तो परंतु परमाणु में इलेक्ट्रॉन सदैव कोणीय गति करते हैं जिसका कार्तीय निर्देशांक एक्स वाई जेड की सहायता से अध्ययन संभव नहीं है। अतः इस अध्ययन की के लिए गोलीय ध्रुवीय निर्देशांक आर थीटा फाई का उपयोग किया जाता है और इन निर्देशांकों के पदों में उपरोक्त श्रोडिंगर समीकरण को निम्न प्रकार लिखा जाता है। अब इस श्रोडिंगर समीकरण को हम किसमें चेंज कर देंगे? ध्रुवीय निर्देशांकों में, यानी आर थीटा और फाई वाले निर्देशांकों में। इसको तो रहने देते हैं यार, वरना फिर क्या लिखेंगे? तो इसको क्या लिखेंगे? अब हम लिख देते हैं इसको ध्रुवीय रूप आर थीटा और फाई में। क्या लिखेंगे? 1/r² डेल अपॉन डेल आर। फर्स्ट में आर आया था तो आर, फिर कोष्टक r² डेल साइन बटे डेल आर। हो गया? उसके बाद अब ये w लिख रखा है, यहाँ भी साइन आएगा और यहाँ भी साइन आएगा। ठीक है, प्लस 1/r² साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा डेल साइन अपॉन डेल थीटा प्लस 1/r² साइन थीटा साइन स्क्वायर r² साइन स्क्वायर डेल स्क्वायर साइन डेल पाई स्क्वायर प्लस 8r² नहीं है, यहाँ पाई स्क्वायर है म्यू एच स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद
जो हमारी समीकरण है ये वाली, इसको लिखेंगे, क्या होगा, e प्लस ई स्क्वायर बटे 4 पाई एप्सिलॉन r साइन बराबर 0। ये हमारी समीकरण नंबर 4 हो गई। तो ये किस रूप में लिखी हुई है, ये r थीटा और फाई के रूप में लिखी हुई है, देख सकते हैं आप। ये हमारी r थीटा यानी थीटा वाला और फाई वाले रूप में लिखी हुई है। तो इस श्रोडिंगर समीकरण को हम एक लाइन में चेंज कैसे करें, तो हमारा फलन भी क्या होगा, r थीटा फाई में होगा, जब भी तो अवकलन होगा। यानी जब भी समीकरण होती है, यानी आपने जैसे d/dt करना है और x लिखा, तो जो x फलन होगा वो या तो टी स्क्वायर प्लस 1 ऐसे t के मान में होगा। तो यहाँ जो साइन है हमारा, वो साइन किस 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 में भाग ये अवकलन हो रहा है, यहाँ r से, थीटा से और फाई से। तो ये सब क्या होंगे, फलन में होंगे, यानी जो भी फलन का मान होगा वो r थीटा और फाई में होगा। तो हम इसे चेंज कर देते हैं। जो हमारा फलन है एफ एस साइन, वो कैसे होगा कि r y क्या होगा थीटा और z साइन के रूप में होगा। ठीक है, ये हमारी समीकरण नंबर 5 हो गई। जहाँ जो r है वो त्रिज्यीय तरंग फलन है, और जो थीटा और जो साइन है, साइन क्या फाई फाई है, वो हमारा कोणीय तरंग फलन होता है, कोणीय तरंग फलन हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। तो आगे क्या है हमारे, किसी इलेक्ट्रॉन के लिए दोनों कोणीय तरंग फलनों का गुणनफल गोलीय हार्मोनिक्स कहलाता है। हार्मोनिक्स समीकरण में अब क्या लिखेंगे इसमें कि कोणीय तरंग फलन का गुणनफल गोलीय हार्मोनिक्स कहलाता है। अर्थात जो y थीटा और जो z पाई थीटा है, फाई है, वो क्या होगा x थीटा फाई यानी गोलीय हार्मोनिक्स के रूप में लिखेंगे। यानी x वाले को हम किसमें, थीटा और फाई के रूप में लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, यानी जो ये लिख ही रखा है यहाँ समीकरण नंबर 6। ठीक है, अतः हम इसको पूरे को क्या लिखेंगे, तो साइन r x थीटा और साइन, समीकरण नंबर 7। अब क्या लिख रखा है ये कि साइन के व्यंजक 3 संख्या NLM को प्राप्त होती है, जो इलेक्ट्रॉन के बारे में पूर्ण जानकारी प्रदान करती है, और ये संख्याएं ही क्वांटम संख्याएं कहलाती है। परंतु आपने तो क्वांटम संख्याएं 4 पढ़ी होगी, हाँ 4 ही होती है। ठीक है, परंतु वास्तविकता में 3 होती है, और यस को हम मान लेते हैं, और यस क्या है, वही +1/2 -1/2 दक्षिणावर्त वो वामावर्त गुणन जो होता है वो। ठीक है, अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।